हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास से, और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व की जो हमारी बुक है, और उसी में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, और चैप्टर नंबर 4 है औद्योगिकरण का युग। तो इसमें काफी कुछ हम लोग देख चुके हैं औद्योगिकरण के इस दौर के अंतर्गत। जैसे कि आपको याद होना चाहिए, हम कारखानों का जो उदय है और औद्योगिक परिवर्तन की जो रफ्तार है ब्रिटेन में और विश्व में, कपड़े की मांग, डिमांड, श्रम, हाथ श्रम और बाष्प ईंधन में कैसा अंतर रहा है, ये देख चुके हैं। क्लियर है? इन सबको हम खासकर इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं। मजदूरों की जिंदगी को हम लोग देख चुके हैं, कैसे जिंगपिंग मशीन आई, औपनिवेशिक में औद्योगिकरण क्या रहा, और इसमें भारत में कपड़ा युग कैसा था, और भारत में कपड़े की क्या क्या चीजें बढ़ी, कौन कौन चीजों पर फोकस किया गया, कहाँ से कितना कपड़े का निर्यात आयात बढ़ा, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो, बात कर सकते हो। इन सबको हम लोग गौर करके आप करें। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना, यहाँ तक ध्यान रखें। एक नए नए काश्तकार जो आए हैं उनको देख रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे भारत में मैनचेस्टर का आना। क्लियर है? तो भारत में मैनचेस्टर के आने की क्या कहानी है, हम इस पर आपका गौर करने का प्रयास कर रहे थे। अब भारत में मैनचेस्टर का आना, अब आपको था 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पोतलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी भी कम नहीं हो सकती। यानी कि भारत में कपड़ा जो बन रहा है वो जो बारीक कॉटन है उसका कपड़ा बनता है, जिसकी विश्व में बड़ी डिमांड थी। खासकर जो आपकी यूरोपियन कंट्रियां हैं उनमें बड़ी डिमांड थी। इन सबको हम देख रहे हैं 1811, लेकिन सब स्थिति को 3% तक। लेकिन आप देखिए 1811 से 12 में सूती माल की कुल हिस्सेदारी 33% थी, लेकिन 1850-51 में केवल 3% रह गई, यानी कि बहुत बड़ी गिरावट। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति एक दूसरे से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयातित शुल्क वसूल करें, जिससे कि मैनचेस्टर में बनने वाला कपड़ा बाहरी प्रतिस्पर्धा इंग्लैंड में आराम से बिक सके। अब हो क्या रहा है, अगर आप आयातित शुल्कों पर टैक्स बढ़ा दोगे, जो चीज बाहर से आ रही है ब्रिटेन में, अगर उस पर टैक्स लगा दोगे तो घरेलू चीज सस्ती हो जाएगी, बाहर की चीज महंगी। भारत का कपड़ा ब्रिटेन जा रहा था तो भारतीय कपड़े पर अगर आपका शुल्क लगेगा, आयात शुल्क लगेगा, तो वो महंगा हो जाएगा। तो महंगा हो जाएगा तो लोग कौन से कपड़े खरीदेंगे? की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का दबाव डाला और ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजार। 19वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग का निर्यात नाट्य के रूप में हुआ। 18वीं शताब्दी में आखिरकार भारत में उत्पादकों के ना बराबर तय था, और 1850 तक आते आते आयातित भारतीय आयात में 31% परिवर्तन हो चुका था। 1870 में आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। कैसे चला गया? 50% से ऊपर। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक एक दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार में रह रहा और स्तोनीय सिकुड़ने लगा था। ये सारी चीजें हमने इसमें देखी भाई, क्या क्या प्रॉब्लम थी, किस प्रकार से आप इसमें इन सारे निर्यात को देख रहे हैं। चित्र को देख सकते हैं। बम्बई हार्बर 18वीं सदी के आखिर में चित्रकार इंग्लैंड कह रहे मुंबई और कलकत्ता में 1780 के दशक में व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगे थे। पुरानी व्यवस्था पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विकास का वो समय था, जो इस समय तक हम देख रहे थे कैसे विकास हुआ, क्या कुछ चीजें हुई, कैसे परिवर्तन आया। इन सब गौर करके देख सकते हैं कि ये परिवर्तन हो कैसे रहा था, किसके माध्यम से आ रहा था, क्यों थे ये परिवर्तन की तरह। इन सबको देखने का प्रयास करें। क्लियर है? आगे बढ़े। स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर से आयातित मालों की भरमार थी। अब कह रहे जो मैनचेस्टर वहां की जगह है ब्रिटेन का, और ब्रिटेन में मैनचेस्टर का मतलब समझते हो? मैनचेस्टर ब्रिटेन का वो शहर है जहां से कपड़ा निकला,
यानी कि ब्रिटेन में कपड़े की बनने की शुरुआत हुई, उसको मैनचेस्टर। तो जो है इंग्लैंड का लंदन का हब था मैनचेस्टर, कपड़े के लिए, कॉटन के लिए खास। स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर से आयातित मालों की भरमार थी। अब ऑलरेडी मैनचेस्टर में बाहर से मंगा के कपड़े पड़े थे। लागत कम, मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पादित इतने सस्ते थे कि बुनकर उनके मुकाबला नहीं कर सकते। अब कह रहे जो मैनचेस्टर में जो मशीनों ने कपड़े बनाए थे और भारत से आने वाले कपड़े जो से इंग्लैंड आ रहे थे, अब जो आपके इंग्लैंड में बनाए गए थे वो बहुत सस्ते थे। 1850 के दशक तक ज्यादातर इलाकों में बुनकरों में गिरावट और बेकारी किस्म की भरमार थी। अब जब आपकी डिमांड आपके पास नहीं आएगी तो आप बनाओगे क्या? डिमांड कहां से डिपेंड करती है? बाजारों से। बाजार किस पे डिपेंडेंट है? जो खरीदार है। खरीदार को क्या चाहिए? अच्छा और सस्ता। अच्छा और सस्ता पहले भारतीय बुनकर बनाते थे, अब कौन बना रही है? लंदन की जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग है, मैनचेस्टर में जो आपके बड़े बड़े कारखाने हैं। अब डिमांड कहां बढ़ेगी? मैनचेस्टर के कारखानों वाले वस्तु, क्योंकि वो कैसे हैं? सूती हैं, उन्नत हैं और सस्ते हैं। क्लियर है? अब देखिए 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी होगी, उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका में कपास की आमद बंद हो गई। ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत से कच्चा माल कपास निर्यात में वृद्धि से कीमतें आसमान छूने लग गई। अब जब आप केवल एक देश के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो क्या होगा? जिस देश के ऊपर डिपेंड होगे तो वहां की कीमतें बढ़ेंगी। अब जो देश डिपेंड है वहां भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी उससे रिलेटेड। अब यही तो हुआ, भारतीय बुनकरों को कच्चा माल के लाले पड़ गए। अब पहले भारतीय बुनकरों को कच्चा माल आसानी से मिलता था, अब कच्चा माल आसानी से नहीं मिल रहा, कपास महंगी हो गई है और पहले ही कपड़े महंगे तो बनाए क्या? उन्होंने मनमानी कीमत पर कच्चा कपास खरीदने पड़ा। सूत में बारीक गुण के सहारे उनका पतन था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकर और कारीगरों के सामने एक और समस्या आई, वो थी भारतीय कारखाना उत्पादन होने लगा। भारतीय जो कारखाने हैं उनमें जो उत्पादन है वो आपका होने लगा। एक बाजार मशीनों की बनी चीजों पर पट गया था। ऐसे बुनकर जो उद्योग जो किसी पर कायम हो सकते, इन सबको आपका देखा। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे है फैक्ट्रियों का आना। बुनकर आ गए, बुनकर हो गई दिक्कतें। अब बुनकरों के सामने प्रॉब्लम क्या है? फैक्ट्री आ चुकी। बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। ध्यान रखना, तो भारत में पहली कॉटन मिल कहाँ लगी? आपका बंबई में। और टाइम पीरियड पे देख लीजिए, 1854 में लगी। 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगे। जब स्टैब्लिश होना शुरू हुई उसमें 2 साल लग गए उसको प्रोडक्शन कराने। 1862 तक वह एक ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी जहां 94 तकलियां, 2150 हथकरघा हकरगे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। अब कपड़ा मिल बंबई में और जूट मिल, क्योंकि जूट कहाँ उठता है? पटसन आपका वेस्ट बंगाल में, वहां उगने लगी। जहां देश की पहली जूट मिल 1855 में लगी। 1855 और 7 साल के बाद 1862 में चालू हुई। भारत में एल्गिन मिल ने 1860 के दशक में कानपुर में खोली। तो एल्गिन मिल ने कानपुर में भी। आप देखते हैं कानपुर में बहुत बड़ी मिलें हैं। कानपुर बहुत बड़ा आपका इंडस्ट्री के रूप में गिना जाता है। बड़ी बड़ी वहाँ कॉटन कल्टीवेशन की, लेदर फैक्ट्रियां, बहुत सारी चीजें। इस साल बाद अहमदाबाद में पहली बार कपड़ा मिलें भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में पहली बार कताई और बुनाई मिलें खुल गई थी। उद्योग कौन लगा सकता है? कौन पूंजी से आ सकती है? मिलों में मकान करने वाले कौन थे? इन सारी चीजों को यहां से देखा गया। क्लियर है क्या आपको? जमशेदजी भोये, ये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय में बहुत सारे लोगों को उन्होंने
चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी में काम करना शुरू किया। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1950 के दशक में उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। सोच कर देखिए, 1950 में उनको बेचने पड़े। नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके सामने उनको खड़ा करना, देखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या। क्लियर है? सबसे पहले पीछे देखिए, बुनकरों की क्या समस्या थी मैनचेस्टर को। आगे बढ़े। फैक्ट्री में आना और फैक्ट्री की चीजें, अब आप देखिए, सबसे पहले ये बड़ा फैक्चुअल चीज है, ये महत्वपूर्ण है। फैक्चुअल है इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी जानकारी यहाँ पर है। ये सारी मीलें, जूट मील कब कहाँ पर, कानपुर में कौन लेके आया सबसे पहले, ठीक है, इन सबको देखिए। अब देखिए थोड़ा सा, अगर हम इसमें आगे बढ़े, प्रारंभिक उद्योगपति के देखिए, प्रारंभिक उद्यमी। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग करने लगे थे। आइए देखते हैं कौन लोग थे ये जो उद्योग कर रहे थे। बहुत सारे व्यवसायी समूह। इतिहास चीन के साथ व्यापार के जमाने में चला आ रहा है। पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा है कि 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेज भारतीय अफीम को चाइना को निर्यात करने लगे। उसके बाद वे चाइना से चाय खरीदने लगे। जो इंग्लैंड थी वह व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबार को सहायक की हैसियत से पहुंचाते थे, ऐसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाजों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार का पैसा कमाने के बाद उन्होंने कुछ व्यवसायी को भारत में औद्योगिकरण उद्योग स्थापित करना चाहा। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे निवेश करने लगे। 1830 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगाई थी। सोच के देखिए, द्वारकानाथ टैगोर लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे। क्या थे? लैंड होल्डर सोसाइटी के अध्यक्ष। अब द्वारकानाथ ने खूब पैसा कमाया। 1840 के दशक में एक व्यापक व्यावसायिक संकट औरों के साथ टैगोर के उद्यम में बैठा लिया। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योग भी साबित हुए। बंबई में डॉनस पेंटिंग आगे चलकर देश की विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाली जमशेदजी नूरशाह जावेद टाटा जैसे पारसियों को आंशिक रूप से चीन के निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड में कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद थे। तो कलकत्ता में जो पहली जूट मिल लगी थी 1856, जिसे आप पढ़ रहे थे, किसने लगाई थी? हुकुमचंद ने लगाई थी, हुकुमचंद ने। और चीन में व्यापार किया और यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जेजी बिरला के दादा ने भी किया। तो जेजी बिरला के जो दादा थे उन्होंने भी यही काम किया। देखा, जेजी बिरला के दादा, पिता और दादा ने भी यही काम, क्या काम किया कि पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्क का सहारा लिया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जब व्यापार के कुछ मध्य पूर्व अफ्रीका के संबंध थे। इसके अलावा कुछ वाणिज्यिक समूह लेकिन विदेशी व्यापार में सीधे जुड़े थे। वे भारत के साथ ही व्यवसाय करते थे। एक जहाज दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाने, शहर में दूसरे शहर तक पैसा पहुंचाने, व्यापारी को पैसा देने, उद्योग में निवेश के अवसर आए और उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई। क्लियर है? भारत जैसे व्यापारी औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया। वैसे वैसे भारतीय व्यवसाय के लिए जहां सिक्योरिटी गई, अपना तैयार माल यूरोप में इसका बहुत लिया। वे मुख्य रूप से कच्चा माल, अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं, नील का निर्यात कर सकते थे, जिन्हें अंग्रेजों की जरूरत थी। धीरे धीरे जहाजरानी व्यवसाय यानी कि आपका जो शिपिंग वाला काम है उसकी ओर धकेल दिया गया।
पहले विश्व युद्ध तक पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी भारतीय उद्योग के विशाल क्षेत्र को नियंत्रण करती थी। जो यूरोपीय प्रबंधन एजेंसियां थी वो भारत के उद्योग को होल्डिंग कैपेसिटी थी। बर्ट गिल्डॉट्स एंड कंपनी, यूरोल्स एंड जर्कन कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। ये एजेंसी पूंजी जुटाती थी और संयुक्त उद्यम कंपनी यानी कि ज्वाइंट वेंचर लगाती थी और उन्होंने प्रबंधन संभालती थी। ज्यादातर मामलों में भारतीय पोषक फाइनेंसर पूंजी का काम करते थे। निवेश और व्यवसाय से संबंधित यूरोपीय एजेंसी लेती थी। यूरोपीय उद्योग के आने वाले वाणिज्यिक परिसंघ थे, इनमें भारतीय व्यवसाय को भी शामिल नहीं किया गया। तो भारतीय व्यवसाय हैं इनको भी शामिल नहीं किया गया। और आप देख सकते हो कि कौन से व्यवसाय इनमें शामिल किए गए। इनमें देखिए यहाँ आपको एक वो दिखाई देगी इमेज और आप इसको देख सकते हैं। साझेदार की टोली जे.एन. टाटा, जी.आर.डी. टाटा, टू.आर.जी. टाटा और सर डी.जे. टाटा। 1912 में जे.आर.डी. टाटा ने जमशेदपुर में भारत की पहली लोहा इस्पात उद्योग लगाया। लोहा एवं उद्योग इस्पात में कपड़ा उद्योग काफी शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में रेलवे और लोकोमेट ज्यादातर आयातित किए जाते थे और स्वतंत्रता के मिलने के तक भारी उद्योग इन पर खास चीजें होने लगी। और यहाँ आपको इसमें दिखाई देगा कि किस तरह के उद्योग का संचालन यहाँ से हुआ और क्या क्या उद्योग इसमें, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। हो गया, चलिए अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए आप। मजदूर कहाँ से आए? फैक्ट्रियां होंगी तो मजदूर भी होंगे। अब कह रहे भाई अगर फैक्ट्री लगाओगे तो आपको मजदूर भी होंगे, मजदूर होंगे तो काम भी मिलेगा। फैक्ट्रियों के विस्तार के लिए मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। अब फैक्ट्री बढ़ेगी तो मजदूरों की मांग बढ़ेगी। 1901 में भारत में फैक्ट्रियां 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक यह संख्या बढ़कर इतनी हो गई। ठीक, ये मजदूर कहाँ से आए थे? औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आए थे। किसान कारीगरों को गांव में काम नहीं मिल सकता था, वे औद्योगिक केंद्र तरफ जाने लगे। 1911 में बंबई में सूत उद्योग के काम चलने वाले 50% ज्यादा मजदूर के पास रत्नागिरी जिले से आए। कहां से? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। कानपुर की मिलों के काम वाले ज्यादातर कानपुर के गांव से आए थे। बीच बीच में अपने गांव जाते थे। वे फसलों की कटाई और त्योहार के समय गांव लौट जाते थे। तो कोई त्योहार है वाला तो गांव चले गए, फसल की कटाई या बुआई है तो गांव चले जाते थे, नहीं तो प्रॉपर वहां कंपनी में फैक्ट्री में रहकर अपना काम कर। बाद में जब नए कामों की खबर फैलती तो दूर दूर से लोग आने लगते। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत में ये लोग बम्बई के कपड़ा मिलों में और आपके कलकत्ता की जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच जाते थे। संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान का जो यूपी है, यूपी से लोग मुंबई और बम्बई से कलकत्ता काम करने के लिए पहुंच जाते। बम्बई मिल के एक युवक कामगार ने 20वीं सदी की शुरुआत में जब मजदूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते। काम किया, पैसे कमाए, घर जाते थे तो अच्छे से जाते थे, टेंशन। क्लियर है? तो क्योंकि रोजगार मिला है तो उन्हें अवसर था वो सब चीजें करने का, इन्हें वो सोचते है, इसी के लिए वो गाँव आ गए। आगे बढ़ जाए। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। कह रहे नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी। रोजगार चाहने वालों की संख्या में रोजगार के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश निषेध था। जो मिलों में प्रवेश निषेध था
उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए एक जोबर रखते थे। जोबर आपका पुराना और विश्वास कर्मचारी होता था। अपने से गांव को लगता था कि काम पर भरोसा देता था। शहर में जमाने के लिए मदद देता था। मुसीबत में पैसा देता था। इस जोबर ताकतवर और मजदूर व्यक्ति बना। बाद में जोबर मदद के बदले पैसे और तोहफे की मांग करने लगे। कैसे करने लगे? भैया तोहफे दो और पैसे दो। क्लियर है? मजदूरों की जिंदगी में नियंत्रित करने लगे। अब देखिए जोबर, इस चित्र को देखिए, ये जोबर था, लोगों को नौकरियों पर, जॉब पर लगवाता। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि कुल उद्योग श्रम में शक्ति का अनुपात बहुत छोटा था। लेबर बढ़ रही हैं, पावर बढ़ रही है, हो रहा है, नई नई फैक्ट्रियां आ रही हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, और इस तरीके से गांव से जोबर मजदूरों को लाता था। किसी फैक्ट्री में 100-50 मजदूर को दिलाता था। उसके बदले वो जो मजदूर आए उनसे कुछ कमीशन, कुछ गिफ्ट, उनकी महीने की सैलरी का कुछ हिस्सा लेते था, और इनको कंपनी परमानेंट रूप से रखती थी कि हमको सैलरी लेबर चाहिए। यही लोग आपका लेबर प्रोवाइड करवा। क्लियर है? मुंबई का एक मजदूर मिल बसंत पारकर ने कहा है कि मजदूर अपने बेटों को मिल में रखवाने के लिए जोबर को पैसे देते थे। मिल की शारीरिक और भावनात्मक रूप से गांव के गहरे जुड़े हैं, जहां गांव में जाकर फैसला और कटाई करते थे। कोंकण लोग धन काटते थे, गन्ना काटते थे, गांव में जाते थे, सुकृत व्यवस्था थी और छुट्टी लेते थे। मीना मेनन और नारी अर्दन, इन सबको आप देख सकते हैं। उन्होंने अलग अलग इलाकों में तार और मिस्त्री आदि भी थे। तो अलग अलग लोग थे, जोबर आते थे, काम करते थे। अब देखिए महिला कैसे काम कर रही हैं, आप इस फैक्ट्री को देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।